Hello everyone, हेलो। welcome to Answer Kari. Today we discuss important article of newspaper related to exam. The journey of a thousand mile begin with the one step. आचल आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें हम यही बोल सकते हैं कि मान लो अगर हमें आगे बढ़ना है तो चाहे फिर वो कितना भी डिफिकल्ट टास्क हो या फिर इजी हो, तो लेकिन अगर आप एक स्टेप भी आगे नहीं लोगे तो पूरी जर्नी कभी भी कवर नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, चाहे फिर किसी रिलीजियस सेक्ट या फिर इसके पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि आप पूरी, कई जगह होता है कि पूरा परिक्रमा वाला सिस्टम होता है, लेकिन अगर आप उसमें एक भी स्टेप नहीं चलोगे तो क्या वो जर्नी कंप्लीट हो सकती है? उसी तरीके से पूरा लाइफ में भी यही इसी तरीके से होगी कि आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तभी हम बोल सकते हैं कि आप पूरी जर्नी को कवर कर सकते हो, चाहे फिर वो एजुकेशन के में हो, चाहे फिर वो करियर के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। हाँ, कि जब तक किसी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे वो पूरा नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसे आरंभ करना जरूरी है। कल्प मेधा, जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या निस्तेज है। विनोबा भावे जी। आचल आप इसमें क्या ऐड करोगे? इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया कि रियल मीनिंग क्या होता है एजुकेशन का, कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट वर्क करे आपको कुछ भी मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। ना ही ऐसा है कि आप विदाउट अनकॉन्शियसली कुछ भी करोगे और आपने सोचा और वो हो जाएगा, तो वो भी उस तरीके से भी वो नहीं हो सकता। कॉन्शियस माइंड से कोई काम होना चाहिए और रिस्क टेकिंग होना चाहिए। जैसा कि हम किसी भी एग्जाम की, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो रिस्क एक तरीके से लेना पड़ता है। जैसे कि हम काफी सारी केस स्टडीज के बारे में भी बात करते हो कि इवैक्यूएशन प्लान होता है डिजास्टर में, लेकिन अगर उस टाइम पे रिस्क नहीं उठाया जाएगा, अगर माइंड का यूज नहीं किया जाएगा, तो क्या जो एजुकेशन आपने उसके बिहाफ पे कुछ भी पढ़ा है तो फिर क्या वो अप्लाई हो पाया? वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हाँ। नेक्स्ट है मिशन भरोसा। तो मिशन भरोसा आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से जितने भी स्कूल्स हैं उनकी जो भी बस या वैन या फिर जिस भी तरह की ई रिक्शा उनके माध्यम से चलाए जाते हैं, उन सभी को ड्राइवर्स के मोबाइल फोन के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी जो भी लोकेशन है वो उनके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाएगी, ताकि उन्हें अभिभावक को यह पता रहे कि उनका बच्चा कहाँ पर है और किस स्थान पर है। इसके लिए पूरे सत्यापन करेगी, जिसके माध्यम से पुलिस देखेगी कि क्या ड्राइवर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो कि अनुभवी हो और जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो इस तरह से क्रिमिनल, उसी को ही स्कूल्स की बसों में ड्राइवर के लिए अलाउ किया जाएगा। इस तरह से सभी स्कूल बसों को टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो स्पेशल क्लाउड कंप्यूटिंग एवं एज कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस इन सभी को जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा मिशन भरोसा का उद्देश्य है कि 6 से 14 साल वाले आयु के बच्चों को सुरक्षित स्कूल ले जाया जाए। बच्चों को ले जाने वाले स्कूल वाहन उचित स्थिति में हो, उनको जो चालक चला रहे हैं वो किसी प्रकार का गलत कार्य ना करते हो, उनकी निष्ठा अच्छी हो, उचित शाखा से संबंध रखते हो और संवेदनशील हो। क्योंकि हाल ही में हमें देखने के लिए मिला था कि किस तरह से ड्राइवर और बस की कंडीशन उचित ना होने की वजह से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उस विभाग में उससे संबंधित देख सकते हैं कि मिशन भरोसा आरंभ किया गया है, ताकि बच्चों की सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके और उसके साथ साथ वह किस स्थान पर है उसके बारे में अभिभावकों को लोकेशन भी शेयर की जाएगी। हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। तो रिसेंटली ये प्राइज दिया गया है और इसको कौन अवार्ड करता है? फर्स्टली हमें इसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं, देन हम देखेंगे कि इस पर्सनैलिटी को भी मिला है और व्हाई ही हैड गॉट इट। तो फर्स्टली ये दिया जाता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि फाउंड की थी रिचर्ड एंड रोना गोल्डमैन इन 1989। तो रिसेंटली अगर इसमें बात करें तो ये रिकॉग्निशन देता है एनवायरमेंटल लीडर्स को। और सिर्फ इसमें 3 रीजन्स इन्वॉल्व है: एशिया, अफ्रीका, कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, और आइलैंड नेशंस भी इसमें आते हैं, ये हम देख सकते हैं। और इसमें जो विनर्स को आता है वो इतना प्राइज मनी मिलता है।
ये हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के एनवायरमेंटल लीडर आलोक शुक्ला जी को ये अवार्ड अभी रिसेंटली दिया हुआ है। इन्होंने, ये मेंबर भी रहे हैं हसदियो अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आलोक शुक्ला led a successful community campaign that saved 4,45,000 acres of biodiversity rich forest from 21 planned coal mines in the central Indian state of छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हो कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। नेक्स्ट इज, इसमें एक और भी हम देख सकते हैं कि इसलिए इनको बोला जाता है, और वहां पे फॉरेस्ट है हसदियो अरण्य, उन्हीं को बोला जाता है लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़, एज दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटेक्ट फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट भी देख सकते हैं रिगार्डिंग हसदियो अरण्य फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कितना फॉरेस्ट एरिया, तो रिगार्ड अगर देखा जाए तो 44% फॉरेस्टेड एरिया है, जिसमें इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट यहीं पे पाई जाती है। और उसमें नियरली 15,000 इंडिजीनियस पीपल्स डिपेंड ऑन हसदियो अरण्या फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, कल्चरल आइडेंटिटी एंड सस्टेनेंस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल वे में किस तरीके से एनवायरनमेंट को सस्टेन किया जा रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोल रिजर्व भी यहाँ पे मिलते हैं। और रिसेंटली 2010 में, रिसेंटली नहीं कुछ साल पहले, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अलायंस में इसको डिक्लेयर भी कर दिया था हसदियो एज अ नो गो जोन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वास्ट बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इस वजह से उसको नो गो जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये हम कुछ यहाँ के इस एरियाज के ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से और करंट रिगार्डिंग दोनों फैक्ट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, वुमेन इन स्टेम कैन रीडिफाइन डिजिटल डिजाइन। तो यहाँ पे कीवर्ड देख सकते हो कि वुमेन इन स्टेम कैन रीडिफाइन डिजिटल डिजाइन, यानी कि रीडिफाइन करने की बात की जा रही है कि वो वुमेन कर सकती है स्टेम में पार्टिसिपेट करने के बाद के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट 2004 बजट में निर्मला सीतारमन जी ने भी हाईलाइट किया है कि 43% ऑफ फीमेल एनरोलमेंट इन स्टेम कोर्सेज इन इंडिया, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर स्टेम एजुकेशन की बात करें तो ये तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कुछ कीवर्ड्स की रिगार्डिंग स्टेम एजुकेशन विद वुमेन वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो ये आर्किटेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज द कीवर्ड हियर। दे कैन बी द ड्राइवर्स ऑफ चेंज एंड दे आर द चैंपियंस ऑफ वुमेन सेंट्रिक digital design and development. But apart from this, when we see with regards to artificial intelligence, how much representation of female are there, so that is seen that there is lack of female representation in these fields due to biased outcomes and data sets, algorithms, इस वजह से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने की बात करते हैं तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। देन हम बोल सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट हो रही है इन द रिसर्च सेक्टर। तो व्हाट रिसर्च इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट only mobile phones have the potential to empower women by providing access to education, financial services and health। ऐसा कि जैसा कि हमने मेंस के आंसर्स में भी लिखा था कि एक सिर्फ मोबाइल फोन या फिर आज आज ऐसी सिचुएशन है कि हर एक इंसान के पास एंड्रॉयड फोन्स है, तो वो उससे अलग अलग फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो ये टेक्नोलॉजी प्ले कर सकती है वो फीमेल के लिए भी कर सकती है, चाहे फिर वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे फिर वो स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करने के लिए हो, चाहे फिर वो रिगार्डिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन हो। तो ये
बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन द लाइफ ऑफ वुमेन। नेक्स्ट इज डिजिटल हेल्थ इनोवेशन, often overlook women's unique healthcare needs। जैसा कि हम देखे जाते हैं एज एविडेंस बाय द इनिशियल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग फीचर्स, लेकिन अब रिगार्डिंग इस तरीके की टेक्नोलॉजी में मिल भी रहा है कि ऐसे एप्लीकेशंस आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उस तरीके से डील करने में हेल्प करेंगी। लिटरेसी लेवल बढ़ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात अगर हम करें तो यील्ड मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। Divya, you can add up if you want some points regarding this. इसमें देख सकते हैं कि 40 करोड़ के आसपास महिलाएं फोन इस्तेमाल करती हैं, तो किस तरह से उसको और बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा हम जीडीपी में जब स्टार्टअप्स जो महिलाओं के द्वारा रन किए जाते हैं उनमें का परसेंटेज देखते हैं तो 18% के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है स्टेम सेक्टर के माध्यम से, और किस तरह से जो लिटरेसी रेस या फिर जो डिजिटल लिटरेसी हमें बहुत कम देखने के लिए मिलती है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। उसके लिए हमने देखा था कि किस तरह से राष्ट्रीय डिजिटल एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसके माध्यम से मेटा और जो वुमेन फाउंडेशन है उनके थ्रू वुमेन को लिटरेट किया जाएगा डिजिटली, ताकि वो उन सारी चीजों के बारे में जान सके। तो इस तरह से उन चीजों को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके उसके बारे में। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर मामला, शीर्ष न्यायालय केंद्र कानून के खिलाफ याचिका पर करेगी विचार। तो हम देखते हैं कि जब राज्य और राज्य या केंद्र या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है तो उसका सुलझाव या फिर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है। तो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से दिल्ली सरकार को जो सेवाएं नियंत्रण की जानी चाहिए निर्वाचित व्यवस्थाएं या फिर उनके बीच में, और उपराज्यपाल के पास जो चुनौती जो शक्तियां है उनको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था उसके माध्यम से जो उनमें संशोधन किए गए हैं, जैसे कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी देने के बाद जिस प्रकार की प्रक्रिया सामने आई कि शहर में निर्वाचित व्यवस्था क्षेत्र या फिर सेवाओं का नियंत्रण छीन लिया गया था, किस तरह से जो कारण सत्ता के दो केंद्रों के बीच विवाद शुरू हो गया था कि किस तरह से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दमन एवं दीप दादर नागर हवेली में जो सिविल सेवाएं होती है, जो उनके कैडर के ग्रुप ए के अधिकारी होते हैं, जो उनका स्थानांतरण होता है पदस्थापन होता है और उनके खिलाफ जो भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है उनके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की परिकल्पना की गई थी। लेकिन इसके अंदर मुख्यमंत्री और 3 सदस्य होते थे जबकि अन्य दो नौकरशाह होते थे। किस तरह से उनके अंदर परिवर्तन के कारण और जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे वह उनका स्थानांतरण की वजह से इस तरह के याचिका में देखने के लिए मिली है कि राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर निर्वाचन व्यवस्था पर उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के कानूनों को चुनौती दी गई कि मुख्यमंत्री की जगह उपराज्यपाल को जो शक्तियां स्थानांतरित की गई है उसके माध्यम से। जब अध्यादेश की बात करते हैं तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के माध्यम से जारी किया जाता है, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को यह अधिकार 1991 में हुए संविधान संशोधन के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें 339 ए के माध्यम से उन्हें अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया था। आचल आपको कुछ ऐड करना तो आप कर सकते हो। Next is Gift City, emerging as a game changer for trade finance। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे गिफ्ट सिटी के रिगार्डिंग और उसमें क्या फीचर्स है जिसकी वजह से इसको बोला जा रहा है गेम चेंजर फॉर द ट्रेड फाइनेंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द गिफ्ट सिटी, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेशनल फाइनेंस सिक्योरिटी सेंटर इसको डील करता है एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक, जो कि गिफ्ट की फुल फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो IFC प्रोग्रेसिवली फैसिलिटेटिंग द ऑन शोरिंग ऑफ FCB। FCB स्टैंड फॉर फॉरेन करेंसी बोरोइंग, जो कि जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली इंक्रीज हो चुका है आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। चाहे फिर वो MSME सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए हो, चाहे फिर वो लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अवेल करने के लिए हो, दैट हेल्प्स इन इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर।
तो एक्सपोर्ट सेल को भी एफसीबी के माध्यम से बढ़ाया गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आईएफसी एक अथॉरिटी है जो इससे डील करती है ऑन शोरिंग एफसीबीज रिगार्डिंग। तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी है, जैसे कि क्रेडिटर्स की तरह इंक्लूडिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बेनिफिटिंग फ्रॉम लो ऑपरेशनल कॉस्ट, अफोर्डेबल रियल एस्टेट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एट गिफ्ट सिटी। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 69% एक्सपोजर of international banking units to Indian entities indicates that Gift City is fast growing as destination for Indian companies to avail trade finance. तो ट्रेड फाइनेंस में हम देख सकते हैं कि गिफ्ट सिटी रियली में एक्टिंग एज अ गेम चेंजर फॉर ट्रेड फाइनेंस, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, यानी कि हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इंक्लूडिंग द मसाला बॉन्ड्स में भी उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इसमें हम टारगेट देख सकते हैं कि इंडिया एम्स फॉर अ $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030 एंड $10 ट्रिलियन by 2047, necessitating easy and low cost access to trade finance. So here, Gift City emerged as a game changer in it. Divya, you can add up. जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में देखा जा सकता है कि किस तरह से हाल ही में ताइवान, अमेरिका और अन्य देशों के माध्यम से कहा गया था कि जब हम भारत में देखते हैं तो वहाँ के नियम अत्यधिक कठिन और समय लगाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वह भी नहीं कर पाते। तो गिफ्ट सिटी जैसे इनिशिएटिव्स को और बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो उनके क्रेडिट है उनको निकालने में या फिर ऐड करने में उन्हें मदद मिलती है। उसके अलावा इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट होने वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। जो नियम है उनके अंदर थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं ताकि उन चीजों को और अधिक प्रमोट किया जा सके। जैसे कोऑपरेटिव टैक्स को कम किया गया था, जिसके बाद से जो टैक्स कलेक्ट किया गया उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला था। इस तरह की नीतियां और अपनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब। तो नोटा को प्रत्याशी मांगने और किसी उम्मीदवार को निर्विरोध विजयी घोषित करने पर रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि जब हम नोटा की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि अगर किसी चुनाव में नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो उसका परिणाम क्या होगा। याचिका में कहा गया कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलने की स्थिति में सुप्रीम सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अगर कोई दूसरा प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं करता है, फिर पर्चा वापस ले लेता है, तो उसे निर्विरोध नहीं जिताया जा सकता। इसका अर्थ है कि नोटा को एक प्रत्याशी के रूप में देखा जाए कि क्योंकि जो भी मतदाता है उनके पास फिर भी विकल्प है कि उन्हें किसके लिए वोट डालना है। तो उस स्थिति में अगर नोटा के अधिक वोट होते हैं तो चुनाव फिर से किए जाने चाहिए। जो भी चुनाव लड़ने के लिए 5 साल तक रोक लगा देनी चाहिए। साथ ही नोटा को भी एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित किया जाना चाहिए, यानी कि काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर प्रचारित किया जाए ताकि जनता में उसके प्रति जागरूकता बढ़े। अगर वह किसी भी उम्मीदवार के प्रति वोट डालने में रुचि नहीं रखती तो वह नोटा के विकल्प को अपना विकल्प के रूप में चुन सकती है। तो इसका मतलब है कि पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन पार्टी सहित जो याचिका 2013 में जारी की गई थी, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा की शुरुआत की गई थी। नोटा मतदान को सभी उम्मीदवारों को असंतोषजनक मानकर स्वीकार करने का विकल्प देता है। मौजूदा कानून के अनुसार यदि नोटा को अधिकांश वोट मिलते हैं तो कोई कानूनी परिणाम नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। तो जो प्रावधान उस समय पर बनाए गए थे उनका फॉलो किया जाए, यह याचिका में कहा गया है। Next is climate crisis compass for water management. So what it was showing. तो यहाँ पे बात हो रही है वाटर मैनेजमेंट। जैसा कि हम बेंगलुरु की सिचुएशन देख रखी गई है, तो आईएमओ का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु में ऐसी कंडीशन ओरिजिनेट हुई है, उससे पहले मुंबई में, चेन्नई में इस टाइप की थर्ड सिचुएशन रिगार्डिंग वाटर ऑलरेडी हो चुकी है, जहाँ पे कोलैप्स ऑफ अर्बन हेल्थ हुआ, सेफ्टी हुआ है, सैनिटेशन सिस्टम,
और अर्जेंटली कोई एक्शन भी नहीं लिए पाए, ऐसा हो चुका है ऑलरेडी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बेंगलुरु में जो ये सिचुएशन अराइज हुई है वाटर क्राइसिस की, वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक डाटा देख सकते हैं कि विथ 600 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी फेसिंग हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस and approximately 2 lakh people dying annually due to inadequate access to safe water. The situation is projected to deteriorate further due to increasing frequency of climate crisis impact. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सॉल्यूशंस लेने चाहिए कि हम वाटर को मैनेज कर पाए। तो फर्स्टली अगर बोला जाए तो कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, like Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Apart from this, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट स्कीम, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं विद रिगार्ड्स टू प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस डिलीवरी रिगार्डिंग वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी सिचुएशन अराइज हो रही है ऐसा हम बोल सकते हैं, तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज with local government participation को क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये हम बोल सकते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में। थर्ड हम बोल सकते हैं कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच इज नीडेड टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड रिजिलियंस रिक्वायर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड। कि जो भी आप पॉलिसीज या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिक्योरिटी अप्रोच ला रहे हो, वो ग्राउंड लेवल से इम्प्लीमेंट की जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल वेस्ट है यानी कि बाउलीज टाइप के, उनको सस्टेन किया जाए, उनको खत्म या लुप्त ना होने दिया जाए। नेक्स्ट इज रिस्क असेसमेंट की बात होनी चाहिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या ऑकुरेंस है हैजार्ड का होने की। तो वो डाटा जब हमारे पास रहेगा या फिर गवर्नमेंट के पास रहेगा तो हम इजिली फास्टली एक्शन ले पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैसे यूज किया, यानी कि इसरो को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, एनआरएस की उसको लिया जाए, आईएमडी को पार्टिसिपेट करा जाए टू क्रिएट अ कंप्री प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ अडेप्टेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसा कि हम देखते हैं डे जीरो लाइक इवेंट्स ऑल्सो awaken us regarding the water management और impact of climate crisis on the water resources। तो इस टाइप के इवेंट्स भी होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, public private partnership can also helps in mitigating the challenges regarding climate action with several projects। ये हमें हेल्प कर सकता है बिकॉज वाटर मैनेजमेंट इज अ कैपिटल इंटेंसिव विद सिग्निफिकेंट फिक्स्ड कॉस्ट एंड रिटर्न्स। तो इसमें एक, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क और चेंजेस इन पॉलिसी ही सर्टेन चैलेंजेस आते हैं इन सबसे डील करने के लिए। तो अगर इस, जैसा कि हम बेंगलुरु की सिचुएशन देखी गई है, तो वो एक एज अ स्टार्क रिमाइंडर है फॉर ऑल ऑफ अस फॉर द सीवियरिटी ऑफ वाटर क्राइसिस, कि कोई भी सिटी इस टाइप की सिचुएशन फेस कर सकती है, कि सिर्फ वो ही क्यों। तो इसलिए हमें ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किए जाए, फास्टली एक्शन लिए जाए, पॉलिसीज बनाई जाए, स्कीम्स को ग्रास रूट लेवल से इस्टेब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसका उसमें यूज होना चाहिए। तो वो हम देख सकते हैं कि जो ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। दिव्या, यू कैन ऐड अप इफ यू वांट। वी कैन मूव फॉरवर्ड। नकली फेसबुक विज्ञापनों के जरिए हैकर चुरा रहे हैं निजी जानकारी। जहाँ देखने को मिलता है कि इस तरह से बैंक खाते हो गए, फिर जो अन्य निजी जानकारी होती है उनको हैकर्स फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से हैकर्स एक ट्रैकिंग टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, करके ऐसा लिंक तैयार करते हैं जिसे गूगल भी धोखा खा जाता है। कि किस तरह से हैकिंग के एक ऐसे तरीके को मेलवेटाइज भी कहा जाता है कि इस अगर लिंक पर विज्ञापन से जुड़े हुआ होता है, लेकिन जब हम इस पे देखते हैं तो हमें वहां कुछ पहचान का नहीं मिलता।
ऐसे विज्ञापन आमतौर पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते, लेकिन यह इतने अधिक यूजर्स की वजह से एक अगर लिंक रिमूव भी कर दिया जाता है तो दूसरा तुरंत उससे बदल दिया जाता है। किस तरह से हम देखते हैं कि 2000 टेक कंपनी डे डेलाइट 2014 के सर्वेक्षण के 23 के सर्वेक्षण के अनुसार 14 से 26 वर्ष की आयु के लोगों में और 58 से 76 वर्ष की आयु के लोगों की तुलना में ऐसे हमले के शिकार बनने की संभावना 3 गुना अधिक बढ़ जाती है, जिससे धोखाधड़ी वाले विज्ञापन के संपर्क में आते हैं। किस तरह से पोली के अनुसार सतर्कता ही ऐसी साइबर सुरक्षा साइबर हमले से हमें सुरक्षित रख सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यूआरएल एक सटीक तरीका अपनाया जाए, व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जाए, यूजर्स को अपने फोन या कंप्यूटर पर एक एड को ब्लॉक कर कर हमेशा के लिए सक्रिय रखना चाहिए, ताकि उन्हें ब्लॉक किया जा सके। या फिर इस प्रकार के लिंक अगर प्रदान होते हैं तो उन पर आंख मूंद कर भरोसा कर कर उन्हें ओपन ना किया जाए। अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो जो भी चक्षु या फिर जो अन्य पोर्टल है उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए, उनके प्रति जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से ब्राउजर सहित सॉफ्टवेयर और एक्सटेंशन को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, ताकि जो वायरस या फिर अन्य समस्याएं वो उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ तकनीक में आ रहे बदलावों के साथ भी अ, जागरूक और अपडेटेड रहना चाहिए। Next is regarding no action for TDS if PAN and Aadhaar card linked by May 31. तो ये एक फॉर जनरल अवेयर्स वी हैव टू नो दैट कि पैन और आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। आप अगर आप टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर वो लिंक नहीं हो पाया इस लास्ट डेट तक, तो ऐसा देखा जा सकता है कि जो एप्लीकेबल रेट आपका है वो डबल उससे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर जनरल अवेयरनेस वी हैव टू नो अबाउट इट। नेक्स्ट इज पैनल फॉर ड्रग प्राइस रिव्यू एक्सपेंडेड। जब हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो इससे डील करता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो कंसल्टेशन प्रोसेस को ब्रोडन करने के लिए बोला गया है कि न्यू प्राइसिंग पॉलिसी आनी चाहिए फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, including several industrial bodies and other stakeholders in the panel for policy review। तो ये बोला गया कि ड्रग प्राइस रिव्यू एक्सपेंड किया जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मेंबर कमिटी बनाई जाएगी। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये हम देख सकते हैं कि 2 स्पेशल इन्वाइटीज होंगे। कहाँ से? फ्रॉम इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस से, इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से, टू ड्राफ्ट अ न्यू ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑर्डर दैट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग DPCO 2013। अपार्ट फ्रॉम दिस हम मेंबर लिस्ट में और भी देख सकते हैं कि कौन 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 से फील्ड में मतलब एसोसिएशंस है ऑलरेडी रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री एंड अदर्स, ये सब मेंबर लिस्ट में आती है। तो रिव्यू करने की बात की ड्रग प्राइस को, तो उसके लिए एक पैनल क्रिएट किया जा रहा है बिकॉज इट इज फेल्ट दैट कि वी नीड सेपरेट रूल्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, कि कैसे कंपनीज को मतलब रेस्ट्रिक्शन की जाए या फिर कैसे अवेयरनेस को राइज किया जाए रिगार्डिंग द प्राइजेस और जेन्युइन मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटिंग कंपनीज भी हर्ट ना हो। तो ऐसा डिसीजन कैसे लिया जाए, तो उसके लिए एक पूरा पैनल बिठाया जाएगा। देन वी हैव टू डिस्कस एंड गेट सम सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। जब हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरे चरण में चुनाव आरंभ हो गए, लेकिन 2019 और 24 में जब प्रतिशत देखा जाता है तो किस तरह से अमेठी, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा जैसे जगहों पर निरंतर मतदान गिरता हुआ दिखाई देता है कि 71% से घटकर 64, 64 से घटकर 58, इस तरह से कमी होती हुई हमें दिखाई देती है। वहीं जब हम त्रिपुरा, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो वहां पर वोटिंग सर्वाधिक हुई है, जिसमें जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो कर्नाटका, केरल,
में अधिक वोटिंग प्रतिशत हमें देखने के लिए मिलता है। तो किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, या फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमें हिंदी पट्टी वाले क्षेत्र में इतना कम मतदान देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम छत्तीसगढ़ में आप की बात करते हैं तो वहां पर सतत 74.07% मतदान हुआ है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले में अत्यधिक है। नेक्स्ट इज, डिड यू नो, तो सम फैक्ट्स अबाउट द इलेक्शन। जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो फर्स्ट पॉइंट इज, इन 2019 वीवीपैट्स वर यूज्ड इन ऑल द लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज। तो व्हाट इज वीवीपैट? तो वीवीपैट की अगर हम बात करें तो वेरीफाइबल पेपर रिकॉर्ड और वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो व्हाट वाज इट? इट इज कि एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है। जब वोटर अपनी वोट कास्ट कर देगा तो वो वेरीफाई कर पाएगा कि क्या उसकी वोट जिसको वो देना चाहता है वो करेक्टली हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन में जो फ्रॉड होते हैं उसको भी रोकने के लिए लाया गया था। और अगर पूछा जाए, जैसे कि सीएपीएफ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है वीवीपैट से रिगार्डिंग, कि कौन सी कहाँ पे सबसे पहले वीवीपैट को यूज किया गया था, तो वो बात हो सकती वो होगा नोक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ नागालैंड, जो कि 2013 में इसका फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, when general election and assembly polls are held simultaneously, cost is equally shared। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में पॉइंटर दे सकते हैं, अनइक्वली लिख देंगे, फिर ऐसा तो हमें याद रखना कि cost is equally shared by the center and respective state government। स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 15,256 फीट, ताशी गैंग इन द मांडी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी इन हिमाचल प्रदेश, हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड की बात की है तो वो कहाँ पे है? मांडी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी का है। और हाइट हम देख चुके हैं कहाँ पे है। नेक्स्ट इज, जब हम बात करते हैं ईवीएम्स और पोस्टल बैलेट्स की, जिसमें कि फोटोग्राफ होता है ऑल कैंडिडेट्स का अलोंग विद देयर पार्टी नेम्स एंड सिंबल्स, तो ये हम जनरल अवेयरनेस के लिए देख। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंदरजीत गुप्ता ऑफ द सीपीआई रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा एमपी, जो कितनी बार जीते थे? 11 टाइम्स। ये हम कुछ फैक्ट देख सकते हैं। और बाड़मेर इन राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी कवरिंग 71,601 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बेल्जियम के साइज से ट्वाइस है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द इलेक्शन जो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम ये देख सकते हैं। तो नौसेना जो ब्रिटेन के बीच में टास्क ग्रुप के साथ समुद्री अभ्यास किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी स्टील फ्रेगरेंट आईएनएस सहाद्री के साथ साथ जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो रॉयल नेवी के विशेष टास्क ग्रुप लिटोरल और आरएफए के अर्ग्स के साथ साथ आरएफए लाइन बी के साथ विशाखापत्तनम में इस युद्धाभ्यास को किया जाएगा। नौसेना के युद्धाभ्यास में कहा गया है कि यह भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती रक्षा सहयोगिता को दर्शाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।